आज की संसद कुछ लोगों की संसद है, एक अल्पसंख्यक लोगों की संख्या है, धनाढ्य लोगों की संसद है, और उस संसद का काम है खाओ पियो मौज करो, देश को लूटो और देश के लोगों को बताओ कि तुम्हारे कोई हकूक अधिकार नहीं है, तुम्हारे लिए सुप्रीम कोर्ट भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, तुम जो है अनाथ हो और हमेशा जो है ऐसे ही रहो। यानी प्रक्रियाएं हिंदुस्तान में इतनी भ्रष्ट और इतनी निकम्मी हो गई हैं और अफसर इतने चोर और बेईमान हो गए हैं कि वो सरकार की जी हजूरी करते हैं और अदालतों में जाने की लोगों की हिम्मत नहीं है, कानून लोगों की मदद नहीं करता, और ऐसी हालत में लोग जो है बिल्कुल मंदिर में जाके घंटा बजाते हैं या मस्जिद में जाके अजान पढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें पता है उनका भविष्य अब जो है चोरों के हाथ में। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और आज कई अहम इश्यूज़ पर बात कर रहे हैं। इस वक्त देश में महंगाई हर दिन दरवाज़ा खटखटाती है। आप पेट्रोल पंप पे जाइए या गैस खरीदिए और उसके साथ साथ जितनी भी चीज़ें आप खरीदते हैं अपने घर की ज़रूरत की, हर जगह यही बताया जाता है कि साहब महंगी हो गई। सब्ज़ी आप लोगे तो एक पॉलीथीन में आप 200 रुपये की सब्ज़ी ले आओगे और घर की ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी। जिनके पास है वो तो किसी तरह से पूरा कर रहे हैं, जिनके पास नहीं है उनका क्या हाल है, वो किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो बहुत ही तकलीफ़देह है। अगर आप थोड़ा सा भी गौर करें, इंसान का दिल दिमाग अगर आपके पास है तो उसको महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के, वहाँ के प्रेसिडेंट के, वहाँ के स्पीकर के, उनके सबके फैसलों को दरकिनार करके वापस नो कॉन्फिडेंस वोट के लिए फैसला कर लिया है। ये जब आप हमारी ये वीडियो देखेंगे तो वो हो चुका होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ कितना बड़ा कदम उठाया है ये हम इस पर बात करेंगे। वहाँ का संविधान कैसा है और हमारे यहाँ अदालतों में क्या कुछ हो रहा है, क्या कमज़ोरी है इतने बड़े मुल्क में, इस पर भी हम बात करेंगे। मैं समझता हूँ खुले जहन से अगर चीज़ों को डिस्कस किया जाए तो आर पार चीज़ें नज़र आने लगती हैं। पाकिस्तान ठीक है, वो हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन अगर वहाँ कुछ खूबियाँ हैं और जो हमारे यहाँ कुछ कमज़ोरियाँ होती जा रही हैं उस पर भी गौर करना चाहिए। रविंद्र कुमार जी हमारे साथ हैं आज, और राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के आप प्रेसिडेंट हैं, पेशे से वकील हैं, बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। रविंद्र कुमार जी, वेलकम है आपका, मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया। आप ये बताइए कि महंगाई जिसमें हर दिन कभी वो 80 पैसे रोज़ाना बढ़ रहे हैं और गैस के तो चुपचाप ही बढ़ जाते हैं, पता भी नहीं चलता, अब तो उसका ऐलान नहीं करते, अब चुपचाप मैसेज आ जाता है। और उसके अलावा जो महंगाई, हर चीज़ की महंगाई बढ़ रही है। आप सब्ज़ी लेने जाइए, उसकी एक एक चीज़ की अलग अलग अगर आप कीमत पूछें तो दिमाग घूम जाता है कि अगर आज हमारी जेब में है, हम ख़रीद रहे हैं किसी तरह से, लेकिन जिस बेचारे के पास कोई रोज़ी रोटी का कोई इंतज़ाम नहीं है वो कैसे पेट भर रहा होगा, वो सोच करके भी इंसान लरस जाता है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या कुछ है? क्या सरकार का कोई कंट्रोल किसी भी तरह से नहीं रहा, या सरकार ने ही अपने लोगों को छोड़ दिया है लोगों पर एक तरह से शिकार करने के लिए? आखिर क्या कुछ है ये? मैं कहावत अक्सर बोलता हूँ कि डाकुओं से रहम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और अगर आप डाकुओं से रहम की उम्मीद करते हैं तो आप समझ लीजिए आप या तो बेवकूफ़ हैं या आपको डाकू की असलियत नहीं पता। आज के समय में सरकार जिसका काम लोगों के जीवन को सुगम और सरल बनाना था, वह डाकुओं की तरह बर्ताव करती है, चोरों की तरह बर्ताव करती है, लुटेरों की तरह बर्ताव करती है। और इसीलिए आप देखते हैं कि पहले जैसे गैस बढ़ती थी 10 रुपये, 10 पैसे, 5 पैसे, फिर बढ़ी 60 पैसे, फिर बढ़ी 80 पैसे, अब CNG जो है 70 रुपये किलो हो गई है। आप समझिए कि जो 3 व्हीलर वाले हैं, जो ओला उबर चलाने वाले हैं, जो टैक्सी चलाने वाले हैं, वो तक जो है इतने परेशान हो गए हैं, कहते हैं गाड़ी निकाले तो हमारा दिवाला निकल जाता है, और ना निकाले तो किराया दे रहे हैं, घर का खर्च चलाना है तो दिवाला निकल जाता है। यानी कि चित भी मेरी पट भी मेरी, सरकार ने लोगों की हालत ये कर दी है कि आज के समय में लोग जो है इतने हताश और निराश हो गए हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि हमारे से गलती क्या हो गई कि हमने मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया और बीजेपी को वोट दे दिया। तो मैं ऐसे लोगों को हमेशा कहता हूं कि तुमने वोट किसको दिया? अगर तुमने वोट मोदी जी को दिया, अगर तुमने वोट कमल के निशान पर लगाया है, तो तुम्हें कोई हक नहीं है ये कहने का कि हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि आपने खुद
अपने दुर्भाग्य पर, अपने यानी भविष्य पर ताला लगाया। और ताला लगाने के बाद अगर आप किसी से फरियाद करोगे तो मुझे एक अक्सर एक शेर याद आता है ऐसी हालत में कि हालात जिस्म सूरत जहाँ और भी खराब, चारों तरफ खराब यहाँ और भी खराब, सूरत संवारने में बिगड़ती चली गई, पहले से हो गया है हिंदुस्तान और भी खराब। तो बीजेपी ने 8 साल में हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया। और बर्बाद इस हद तक कर दिया है कि देखिए कि जो मोदी जी कहते थे कि सन 2024 में हमारी इकनॉमी 5 ट्रिलियन की हो जाएगी। जी जी जी। आज ये क्या हाल है उस हाल का कि अगर आप देखेंगे तो जब मनमोहन सिंह देश में 2014 में सरकार छोड़कर गए थे तब हिंदुस्तान की टोटल जो जीडीपी थी वो 122 लाख करोड़ की थी। मोदी जी के राज में 2017-16 में वो बढ़कर हुई 145 लाख करोड़ की। और उसके बाद देखिए मोदी जी ने पहले तो इन्फ्लेशन रोकने या और की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने नोटबंदी कर दी। उसके अगले साल जो है वो दूसरा तोड़ा उन्होंने मारा, वो जो है जीएसटी ले आए। और जीएसटी लाने के बाद फिर लॉकडाउन ले आए। तो लॉकडाउन लाने के बाद लोगों ने देखा कि लॉकडाउन के पीरियड में हमारी इकनॉमी 23% कम हुई, जीडीपी 23% कम हुई। और आज के दिन हमारी जो जीडीपी है वो 142 लाख करोड़ की है सिर्फ। जी 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 जी, यानी बड़ी नहीं है, कम 2 ट्रिलियन से भी कम हो गई है। और 2 ट्रिलियन से कम होने के बाद आप देखिए हमारी जो जीडीपी का हाल ये है कि आज देश पर 132 लाख करोड़ रुपए का कर है। 132 लाख करोड़ का हमने कर्जा लिया हुआ है विदेशों से और दूसरे इंस्टीट्यूशन से। तो आपकी जीडीपी में बचा क्या? 10 लाख करोड़। उस 10 लाख करोड़ को और आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, तो एक्सपोर्ट हमारा कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है। तो 15 लाख करोड़ का घाटा जो है हमारे निर्यात में वो उसमें चला जाता है। तो वो हमारा हो गया 32 और 15 147 लाख करोड़। अब उसमें और आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी अर्थव्यवस्था का दिवाला, हम कहते हैं श्रीलंका का दिवाला निकल गया, हम कहते हैं पाकिस्तान का निकल गया, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का भी दिवाला निकल चुका है। और हम जो सिर्फ आंकड़ों का हेरफेर कर रहे हैं। सरकार के पास कोई टैक्स नहीं आ रहा, सरकार के पास सारा रेवेन्यू जो है वो आ रहा है तो पेट्रोल, डीजल, गैस इनके दामों को बढ़ाकर। अरे मोदी जी तो 2 दिन पहले कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में एक बड़ी ताकत के तौर पर उभरा है भारत, और बड़ी मजबूत ताकत के तौर पर। ऐसा है जी, कहने में क्या है, कहने में तो ये बात मोदी जी किसी को आमने सामने कह के देखे। मोदी जी सुरक्षा हटाकर अपने 10 सांसदों को ही बुला के बात कर लें, 100 प्रेस वालों को बुलाकर कर लें जी। और फिर बोलेंगे हमारी हम ताकत बढ़ गई है। लोग उनको 1 मिनट में बता देंगे तुम्हारी ताकत क्या है। ये कहना कि मैं शेर हूँ अच्छी बात है, मतलब अकेले में कैमरे के सामने बैठ के कुछ भी कह लो, कुछ भी कह लो। ऐसा होता है, कुछ पहलवान होते हैं जिनके बारे में राग दरबारी एक किताब है बड़ी व्यंग की हमारे हिंदुस्तान में, वो कहते हैं बहुत सारे शेर होते हैं जो वो जो है वैद्य जी की दवाई खाते हैं तो पलंग और जो उनका शौचालय होता है उसके बीच में वो शेर बन के घूमते हैं। तो शेर वो भी होते हैं, शेर वो भी होते हैं। तो ऐसी बात है कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की हाल इतनी बुरी कर दी है इन्होंने कि आप समझिए बैंकों का 28 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है बैंकों का। किन पे? उद्योगपतियों पे। जी। सरकार ने पिछले 7 सालों में 25 लाख 51,000 करोड़ रुपया सिर्फ पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, सीएनजी पे टैक्स बढ़ाकर किया है। ये जबरदस्ती जो जनता को लूटा है, जबरदस्ती लोगों की जेब से निकाला है। और दूसरी ओर क्या किया उन्होंने? अडानी, अंबानी, वेदांता और दूसरे जो अपने इनके उद्योगपति हैं उनका 10,86,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया। अभी आपने देखा होगा एसबीआई ने 12,770 करोड़ रुपए का अडानी का कर्ज माफ कर दिया कि ये बड़ा गरीब है, ये पूरा नहीं कर सकता। जिसको कहा जा रहा है दुनिया का अमीर तरीन लोग, अमीर आदमी नहीं बना वो। हिंदुस्तान की 20 लाख करोड़ रुपए की जो सरकारी कंपनियां हैं वो सारी अडानी को दे दी। किस दिन पे? 1 लाख पे, 2 लाख पे। अब मैं आपको जो है, जैसे एक कानून है हमारे यहाँ जिसे बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट कहते हैं कि मैं जो है 10 करोड़ की कोई संपत्ति आपको 1 करोड़ में बेच दूं तो आप तो देंगे 1 करोड़ रुपया, लेकिन आपकी 9 करोड़ रुपए की तो संपत्ति बढ़ गई। बिल्कुल। तो अडानी की सारी संपत्ति, अंबानी की सारी संपत्ति, वेदांता की सारी संपत्ति, इनकी अगर जांच की जाए अगली सरकार जब करेगी तो ये सारे घोटाले मिलेंगे। पूरी देश की जो अर्थव्यवस्था को इन्होंने
अडानी अंबानी को अमीर बनाने के लिए गरीब का खून जो है सीने से निकाल रही है सरकार, और वो जो है अडानी के पेट्रोल में और उसकी कंपनियों में लगा रही है। तो आप समझिए, रोज आपका वजन कम हो रहा है, रोज आपके चेहरे से मुस्कुराहट खत्म हो रही है। सड़क पे हंसता हुआ आदमी नहीं मिलता। वाकई हंसते हुए मुस्कुराते हुए लोगों को देखे हुए सारे आदमी ऐसे लगते हैं जो चुसे हुए आम हो। जी, जैसे चुसा हुआ नींबू होता है, नींबू को निचोड़ते रहो जो बच जाता है, वो आदमी की शक्ल जो है आपको आम आदमी की लगेगी। और सरकार क्या कहेगी? सरकार कहेगी देखो हमने जो है लव जिहाद पे काम कर लिया, पेट्रोल के दाम बढ़ा दो। फिर कहेंगे हमने जो हलाल हराम पे बात कर ली, फिर 2 रुपए बढ़ा दो। यानी कि आपको धार्मिक मुद्दों पर बहकाकर, घृणा के मुद्दों पर बहकाकर आपकी जेब काटने में लगी हुई है सरकार। मतलब वो भटकाते रहेंगे और ताकि आप भूले रहे कि आपकी जेब। लोग बड़े खुश रहेंगे, देखो मुल्लों को बड़ा टाइट कर दिया। इनको इतना टाइट कर दिया कि बिल्कुल टाइट कर दिया। मजा, अरे भाई टाइट तो तू भी हो गया, टाइट तो तू भी हो गया। उसकी रोटी भी कम हुई है तो थाली में तुम्हारी भी रोटी और चावल कम हुआ है। तुम भी भूखे मर रहे हो। तुम्हारे घर में भी तुमने नया कपड़ा नहीं खरीदा, नया जूता नहीं खरीदा। तुम्हारे घर में भी जो है कोई खुशी नहीं आई। लोग शादियों में जाते हैं तो अब मैं देखता हूँ 20-25 लोगों की शादी कर देते हैं कि उनको खिलाने के लिए नहीं होता। बिल्कुल। तो ऐसी हालत आम आदमी की सरकार ने कर दी है। और आम आदमी जो है अभी तक भी, आज भी समझ नहीं पा रहा कि नींबू 400 रुपए किलो क्यों हो गया है, मिर्ची 120 रुपए किलो क्यों हो गई है, अदरक 200 रुपए किलो क्यों हो गई है, ये समझ नहीं पा रहा। सब मैं अभी 2 दिन पहले सब्जी लेने गया तो उसने नींबू के बारे में जब बताया, मैंने कहा यार अच्छा ऐसा कर 2-3 नींबू दे दे। तो उस पर कहने लगा जी, कुछ देर चुप रहा हो बेचारा, कहने लगा सर 10 रुपए में 1 नींबू आता है, और वो भी बिल्कुल सूखा सा मरियल सा नींबू, नाम का नींबू। तो अब बताइए आम आदमी आखिर किस तरह से, किस चीज पर जिएगा। पिछली बार आपने बताया था कि नमक जो है 48 रुपए किलो, 48 रुपए किलो हो गई, जिसके बारे में कभी सोचते नहीं थे, 2-4 रुपए किलो आता था। तो ऐसी हालत बना दी है। तो बहरहाल ये बहुत ही तकलीफ दे सूरत हाल है जिससे हम गुजर रहे हैं। अब हम चलते हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान में पिछले हफ्ते इमरान खान बहुत खुश थे कि उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं वोट होने दिया और उन्होंने असेंबली को भी डिसॉल्व कर दिया। अब पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो बहुत ही दिलचस्प है। उन्होंने राष्ट्रपति, इस डिप्टी स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर, सबके फैसलों को एक तरफ कर दिया है। आखिर ऐसा कुछ हमारे यहाँ भारत में कोई कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आप क्या देखते हैं पाकिस्तान और भारत की? चूंकि आप वकील हैं तो आप थोड़ा सा बताइए कि क्या कुछ है। पहली बात तो यह है कि मेरा मन करता है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को जिंदाबाद कहा जाए। जी। उसने बता दिया कि मर्द सुप्रीम कोर्ट होती है तो पाकिस्तान जैसी होती है। जी। मोदी जी चुनाव से पहले कहते थे कि मनमोहन सिंह जो है उनसे पाकिस्तान ऐसे बर्ताव करता है जैसे देहात की औरत होती है। अच्छा, अगर उसी फ्रेज को लगाऊं तो हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट आज के दिन देहाती औरत की तरह है, जिसकी हिम्मत नहीं होती सरकार के आगे अपनी जुबान खोलने की। धारा 370, अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट सो रही है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट सो रही है हमारी। जी। आप देखिए नोटबंदी हुई, उसके बाद लोगों ने पिटीशन डाली, उस पर सो रही है। हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट मुझे लगता है कि बड़े बड़े पलंगों वाली सुप्रीम कोर्ट है, जिसका काम है पलंग पे जाओ, आराम से एसी चलाओ और सो जाओ। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ऐसी सुप्रीम कोर्ट है जिसने पनामा पेपर्स पर वहां के उस समय के प्रधानमंत्री को सजा दी। जी। हिंदुस्तान में पनामा पेपर पर ईडी, सीबीआई सब सो रहे हैं। मोदी जी भी सो रहे हैं, अमिताभ बच्चन भी सो रहा है। सब कहते हैं जी भूल जाओ पनामा पेपर। उसके बाद दूसरे पेपर्स भी आ गए, उन पे भी हम सो गए। आप देखिए पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के यूसुफ अली जिलानी जो प्रधानमंत्री थे, जी। उनको कंटेम्प्ट इशू की, उनको पद खोना पड़ा। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने वहां के प्रधानमंत्री भुट्टो को फांसी की सजा दी। जी। ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की ताकत है। नवाज शरीफ अब तक नहीं संभल सके। अब तक नहीं संभल पाए। ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट यानी डरती नहीं है, ना ड्रेस से। हमारी सुप्रीम कोर्ट तो देखती है जो सामने आए लिटिगेंट, इसका नाम क्या है, ओहो इसका नाम ये है, तो वो जज साहब के जो अंदर से रोंगटे जो है पता नहीं क्या हो जाते हैं। इसी तरह जो है आप देखिए ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट, जब जॉनसन ने, वहां के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम संसद को प्रोरोग कर रहे हैं, संसद को स्थगित कर रहे हैं, तो 2019 में सितंबर में उन्होंने कहा नहीं मिस्टर जॉनसन यू आर रॉन्ग, और उन्होंने उसको दोबारा रिस्टोर किया। रानी के फैसले को वहां की सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया। हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं करती। जी। और आप भी सोचेंगे कि हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों नहीं करती। मैं भी सोचता हूँ और जनता भी सोचती। जी, उसकी वजह किसी को नहीं पता। वजह यह है कि वजह वो जो 4 जज बाहर आए थे। नहीं, वो नहीं है। हमारे संविधान में ही गलती लिखी हुई है। अच्छा, हमारे संविधान में गलती लिखी है कि कल जो है हमारी जो लोकसभा थी और राज्यसभा,
उनमें बहस होनी थी आज महंगाई पे, महंगाई के मुद्दे पे बहस होनी थी। संसद में बहस ना हो तो हमारे स्पीकर ने कहा कि संसद का सत्र अवसान कर देते हैं, संसद नहीं बुलाई जाएगी। और संसद नहीं बुलाए जाने के लिए जो संसदीय कार्य मंत्री है प्रहलाद पटेल, वो कह रहे हैं कांग्रेस ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि हमें रामनवमी बनानी है, हम इसलिए आप जो है संसद को सत्र को स्थगित कर दो। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कहा कि भाई हमने तो रिक्वेस्ट की नहीं, हम तो संसद में बहस चाहते हैं महंगाई पर। महंगाई का मुद्दा बड़ा है, रामनवमी का मुद्दा बड़ा नहीं है। रामनवमी और दुर्गाष्टमी और ये जो रोजे रमजान, इनका मुद्दा नहीं है, महंगाई के मुद्दे पे बहस होनी चाहिए। यानी ये सरकार ऐसे झूठ बोलती है कि कहेगी कि इस औरत ने अपने साथ आकर मुझे कहा कि मेरे साथ रेप करो और मैंने इसकी बांग बांधकर रेप किया है। और यही बात जो है इस देश की संसद के लोग संसद में बोलते हैं, संसद के बाहर बोलते हैं। संसद का स्पीकर हमारा जो है वो ऐसी बात बोलता है। अब आपकी बात आती है जी ऐसा क्यों है? पाकिस्तान के स्पीकर को वहां की संसद ने कहा, डिप्टी स्पीकर को कहा कि तेरे फैसले गलत हैं। हमारे संविधान में अनुच्छेद 122 में लिखा हुआ है कि संसद की प्रक्रिया में कोई अनियमितता होगी तो पार्लियामेंट उस पर विचार करे ना करे, सुप्रीम कोर्ट विचार नहीं कर सकती। अच्छा। यानी अगर यही मामला हिंदुस्तान के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना के सामने भारत की संसद में ऐसा हो जाता कि वो जो है डिप्टी स्पीकर कहता है जी अवैध है, तो हमारा जो भारत का मुख्य प्रधान न्यायाधीश है वो इस पे चर्चा भी नहीं कर सकता, उसके हाथ बंधे हुए हैं। यानी कानून में ही कमजोरी ये कानून में लिखा हुआ है आर्टिकल 122 में। और एक दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 212 जो राज्य विधानमंडलों के बारे में है कि वहां पर आप सारे सदस्यों को कूटो पीटो, उनके हाथ पांव तोड़ दो और उसके बाद कहो जी ये जो है इनके जो बिल है हमारी मर्यादा यानी हमारी कोई बहुमत नहीं है, तब भी हमने बिल पास कर दिया। तो स्पीकर का जो रूलिंग होगी वो सुप्रीम कोर्ट पे, आज की सुप्रीम कोर्ट को मानना पड़ेगा। और यही वजह है कि आज की संसद में सभापति और राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी तानाशाही चल रही है हिंदुस्तान में। आज भी स्पीकर ओम बिरला ने लोगों को धमकाया है कि सदस्यों का ये बर्ताव जो है मैं सहन नहीं करूंगा। भाई सहन नहीं करेगा, वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि अनुच्छेद 122 में उसको ताकत दी है और हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर हिम्मत नहीं है। हमारी सुप्रीम कोर्ट में हिम्मत क्या नहीं, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इस सारे मामले को सुओ मोटो स्वतः अपने स्वयं विवेक से लिया, 5 सदस्यों की बेंच बनाई और कहा कि हम इसका फैसला करेंगे। और 3 तारीख को ये बात हुई और आप देखिए 7 तारीख को उसका फैसला आ गया। 4 दिन में फैसला आ गया। हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में 4 दिन में, मैं कहता हूं 4 महीने में, 4 हफ्ते में फैसला दिया? ये देते ही नहीं। 4 साल हो गए नोटबंदी को, आज देखिए आप 6 साल हो गए। अनुच्छेद 370 हटे हुए, सीए को नहीं, ये तो चलो उसके बाद का है। अनुच्छेद 370 हटे हुए जो है आज 3 साल हो गए। सो हमारी पार्लियामेंट सर्वोच्च है कि वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से ज्यादा भी पावरफुल हो गई आज के समय, क्योंकि हमारी न्याय प्रणाली, न्याय व्यवस्था जो है एक तरह से ऐसे लोगों के हाथ में जो हर मामले को ठंडे बस्ते में रखने में रुचि रखते हैं और वो सोचते हैं कि उसी मामले पर फैसला करेंगे जिनमें आंच जो है उनकी गर्दन पर आएगी। अभी दिल्ली हाईकोर्ट ने कल एक फैसला दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि जो जज छुट्टी पर जाते हैं, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, और निजी छुट्टी पर विदेश जाते हैं, उनका ब्यौरा हमें देना पड़ेगा। तो वो मुकदमा हाई कोर्ट आया और तुरंत हाई कोर्ट ने वो खारिज कर दिया। ऐसे ही जजेस अपॉइंटमेंट, अकाउंटेबिलिटी ऑफ जजेस वाला जो मामला आया, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने पूरी एक बेंच बैठाई और उसको खारिज कर दिया। यानी जज अपने हितों की बात को तो सुनते हैं, बाकी देश की बात वो नहीं सुनते। ये तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ जैसे पार्लियामेंट में और असेंबलियों में जब भी अपनी तनख्वाहें बढ़ानी होती हैं तो उसमें सारे मिल जाते हैं, आधे मिनट में पास हो जाता है। यानी रेजोल्यूशन रखने से पहले ही हाथ खड़े हो जाते हैं, सब हाथ खड़े हो जाते हैं। तो आप समझिए देश की संसद जो है, संसद के बारे में पहले एक हमारे कवि थे दुष्यंत, उन्होंने कहा था कि भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। आजकल दिल्ली में है जेरे बहस के मुद्दा, यानी कि रोटी नहीं है, भूख है तो सब्र कर। दिल्ली में संसद में बहस हो रही है। अब तो संसद उसमें भी बहस ही करती। संसद कहती है महंगाई शब्द बोलना ही नहीं। संसद की किसी भी बुक में अगर आप 2022 में दिखा दे महंगाई बढ़ी, कहीं शब्द नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कहते हैं महंगाई बढ़ी नहीं। जब संसद ही नहीं मान रही, जब कानून ही नहीं मान रहा और संसद की प्रक्रिया में कोई आज के समय में नियमितता हो, अनियमितता हो, सदस्यों को मारा जाए, कूटा जाए, आदमियों के सामने औरतों को खड़ा कर दो, औरतों के सामने आदमियों को खड़ा कर दो, कुछ भी कर लो, हमारी सुप्रीम कोर्ट के हाथ बंधे हुए हैं। और इसीलिए मैं कहूंगा जब तक आर्टिकल अनुच्छेद 122 और अनुच्छेद 212 को
हटाने के लिए जनता आंदोलन नहीं करेगी, तब तक इस देश की संसद जो है जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होगी। आज की संसद हमारे लिए जवाबदेह नहीं है। आज की संसद कुछ लोगों की संसद है, एक अल्पसंख्यक लोगों की संख्या है, धनाढ्य लोगों की संसद है, और उस संसद का काम है खाओ पियो मौज करो, देश को लूटो और देश के लोगों को बताओ कि तुम्हारे कोई हकूक अधिकार नहीं है, तुम्हारे लिए सुप्रीम कोर्ट भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, तुम जो है अनाथ हो और हमेशा जो है ऐसे ही रहो। तो इसका मतलब तो ये हुआ, बिल्कुल अलग किस्म की चीज़ें आपने रखी हैं जो आज तक बहस में नहीं आई। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा संविधान ही नेताओं को तानाशाह बनाने का इंतजाम करता है। ये अनुच्छेद गलत है, मैं इसलिए कह रहा हूँ इस अनुच्छेद पे कोई चर्चा नहीं हुई। हाँ। कश्मीर में जो अनुच्छेद 370 हटाया उसमें भी इसी का सहारा लिया गया। सारी न्यायिक प्रक्रिया, सारी संसद की प्रक्रियाओं का वहां पर जो है निचोड़ कर, जो है नींबू निचोड़ कर उसका जो है छिलका फेंक दिया गया। जैसे 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 सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या पर सारी बहस पूरी ठीक ठाक की और आखिर में फैसला उन्होंने, मैं तो कहता हूँ अगर सुप्रीम कोर्ट के 10 बेईमानी के फैसले हैं, हाँ। तो एक बेईमानी का फैसला राम जन्मभूमि का है, हाँ। एक बेईमानी का फैसला जो मैंने जेएमएम एमपी ब्राइबरी के डालता उसका है, हाँ। कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था संसद के भीतर अगर कोई सांसद आपराधिक कृत्य करता है, अगर रिश्वत देता है, तो वो कोई अपराध नहीं है, वो कोई गैर कानूनी काम नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने 10 ऐसे फैसले दिए हैं। मैं तो उनका एक ब्यूरो बनाता हूँ और ब्यूरो बना के रखता हूँ, और जब भी कोई बात आती है कंटेम्प्ट की बात, तो मैं कहता हूँ ये बात अगर कहना कंटेम्प्ट है तो हम कंटेम्प्ट कर रहे हैं, वरना जो है आपको सुधरना चाहिए। एक बच्चा भी, एक कहावत है कि बिल्ली भी जो है महाराज को, राजा को जो है घूर कर देख सकती है, घूर कर देखने पे कोई रोक नहीं है। तो इसीलिए जो ये कंटेम्प्ट का डंडा दिखाते हैं, और हमारी लोकसभा और राज्यसभा के स्पीकर कहते हैं कि हमारे हाउस के प्रिविलेज हैं, प्रिविलेज कोई नहीं है। जनता का हक सबसे बड़ा है, जो जनता का हक मारेगा वो बेईमान और अपराधी कहलाएगा। यही लोकतंत्र और न्याय का मामला। ये बहुत अहम बात पर आपने ये उंगली रखी है कि ये एक बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है कि पार्लियामेंट में जो कुछ होता है उस पर सुप्रीम कोर्ट भी कोई फैसला नहीं दे पाती। अगर पाकिस्तान जैसी सूरत हाल, पाकिस्तान जैसी जुडिशरी हो जाए तो हमारा देश स्वर्ग बन जाए। जी 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 जी, मैं आपको कह रहा हूँ, पाकिस्तान जैसी जुडिशरी अगर हिंदुस्तान की हो जाए आज भी, तो 1 साल में ये हिंदुस्तान स्वर्ग बन जाएगा। अन्यथा हमें जो है, जिस तरह के हम कहते हैं वो छोटे छोटे देश होता है अफ्रीका वगैरह के, जहाँ पर ये कानूनी तानाशाही चलती है, तो हम जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेटरशिप में आ गए हैं। इंडिया इस आज के समय में जो है एक पुलिस स्टेट बन गया है, जहाँ पर सीबीआई को ताकत है, ईडी को ताकत है, एनआईए को ताकत है, सीबीडीटी को ताकत है। आम आदमी के कोई अधिकार नहीं है। सबसे पहले ये किया जाएगा, जैसे राणा अयूब वो अमेरिका जा रही थी, तो उनको कहा भाई तुम नहीं जाओगे, कोर्ट ने कहा भी जाएगी, इसे क्या अपराध किया। फिर अभी हमने देखते हैं आकार पटेल के बारे में, कि जो एमनेस्टी इंटरनेशनल के इंडियन चैप्टर के हेड हैं, वो जा रहे थे, उनको रोक दिया। फिर कोर्ट ने कहा, हर आदमी कोर्ट कैसे जा सकता है? नहीं जा सकता। आप समझिए, अगर 1000 लोगों को दिल्ली एयरपोर्ट पर रोक दिया जाए और बेचारे 1000 लोग जो है पहले लगाएं, ये करें, तब तक एक तो उनका टिकट बेचारा बेकार हो जाएगा, और जहां उन्होंने रहने का खर्चा किया, आने जाने का किया, होटल बुक किया, वो बेकार चला जाएगा। तो हर आदमी लड़ नहीं सकता। यानी प्रक्रियाएं हिंदुस्तान में इतनी भ्रष्ट और इतनी निकम्मी हो गई हैं, और अफसर इतने चोर और बेईमान हो गए हैं कि वो सरकार की जी हजूरी करते हैं, और अदालतों में जाने की लोगों की हिम्मत नहीं है, कानून लोगों की मदद नहीं करता। और ऐसी हालत में लोग जो है बिल्कुल मंदिर में जाके घंटा बजाते हैं या मस्जिद में जाके अजान पढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें पता है उनका भविष्य अब जो है चोरों के हाथ में। अच्छा, आखिर में यूक्रेन के मामले में भारत ने ये कहने की कोशिश की है, अब तक जो पॉलिटिकल जानकार हैं वो ये कहते हैं कि साहब विदेश नीति बदल रही है भारत की। बदली नहीं है, हमारी कोई विदेश नीति है ही नहीं। जी, हमें तो भाई बाहर बैठा दो, तुमको जो डिस्कशन कर रहे हैं, जो वोट डालना है वो डाल लो। हमारा तो परमानेंट एब्सेंट है। जी। यानी हिंदुस्तान से पूछो, किसी आदमी से पूछो भाई केला खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, कहेंगे हमारी राय नहीं है। ठीक है ना, टैक्स लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, हमारी कोई राय नहीं है। भाई आप बच्चों को पीटना चाहिए नहीं पीटना चाहिए, हमारी कोई राय नहीं है। अरे भाई तुम्हारी राय नहीं है तो तुम तो एक जो है बिजली के खंभे की तरह हो, बाहर खड़े हो जाओ, बैठ जाओ स्टूल लेकर, कि यूएनओ जो फैसला करे हमें तो परमानेंट एब्सेंट ही मान लो। जी, यूएनओ में मुसलसल एब्सेंट नजर आ रहे हैं। हमारी कोई राय नहीं है, चाहे अमेरिका कोई रेजोल्यूशन ले आए, चाहे रूस कोई भी ले आए, हमें हमारी कोई राय नहीं है। हाँ, हमारी कोई राय नहीं है। ये बहुत ही अजीब बात है। भारत इतना बड़ा देश, और हम अपने आप को, हम विश्व गुरु हैं, हम विश्व गुरु हैं। नहीं, विश्व गुरु के पास राय नहीं है, अकल नहीं है। अब विश्व गुरु जो है ना, वो गुरु दूसरा ही हो गया।
यानी वो गुरु उस तरह से ना माने कि जिस तरह से गुरु के सही मानी है, गुरु के माने दूसरे वाले जो समझे जाते हैं वही समझें। तो ये सूरत हाल है, बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल है। देश के अंदर ऐसी बेचैनी, विदेश नीति में इतनी कमज़ोरी, और जिस तरह से लोगों को बार बार रोक करके उन्हें परेशान किया जाना, पुलिस स्टेट जिस तरह से आपने कहा, और आपने ये भी कहा कि ये संवैधानिक तानाशाह एक तरह से बन रहा है, ये हमारे देश में बन चुका है और संविधान में ही ऐसी कमज़ोरियां हैं जिसकी वजह से ये कुछ हमें देखने को मिल रहा है। हमारी जो अदालतें हैं वो उनके भी हाथ बंधे हुए हैं। कानून ऐसा है जिसमें वो अपना वो पूरा हक और इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर पाते, जिस तरह से पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने किया है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र कुमार जी, आपने हमें समय दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।